हेलो बच्चों। चलो आज हम लोग जानते हैं परासरण दाब से संबंधित कुछ अन्य परिभाषाएं, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये समपरासारी विलयन क्या होते हैं। समपरासारी विलयन, इनके बारे में जानेंगे कि समपरासारी विलयन क्या होते हैं। तो देखो, समपरासरी विलयन की अगर बात की जाए तो कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनमें समान ताप पर परासरण दाब समान होते हैं। मतलब ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान हो, समान ताप पर, तो ऐसे विलयनों को हम समपरासारी विलयन कहते हैं। यानी कि वे विलयन जिनके समान ताप पर क्या होता है, परासरण दाब समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या कहलाते हैं? समपरासारी विलयन कहलाते हैं। अगर कोई पूछ ले कि भैया समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, तो तुम आसानी से बता सकते हो कि ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं समपरासारी विलयन। ठीक, इन्हीं से संबंधित एक और बात है कि समान ताप पर दो समपरासारी विलयनों को एक दूसरे से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलयन के कणों का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता है। मतलब अगर दो समपरासारी विलयन लिए जाएं और क्या किया जाए, उन विलयनों को पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा क्या किया जाए, पृथक किया जाए, तो दोनों में किसी भी तरफ से पार्चमेंट, अगर मान लेते हैं ये झिल्ली लगी हुई है और कोई पात्र है, बीच में झिल्ली है, इधर और इधर जो दोनों तरफ विलयन भरे हुए हैं वो दोनों कैसे हैं, समपरासारी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, विलायक के जो कण हैं उनका परासरण किसी भी दिशा में नहीं होगा। यानी कि विलायक के जो कण हैं वो अर्धपारगम झिल्ली से होकर एक विलयन से दूसरे विलयन में नहीं जाएंगे। ठीक, एक बात तो ये हो गई। एक और बात, अगर वैद्युत अनपघट्यों के समपरासारी विलयनों की, जो वैद्युत अनपघट्य के तो विलयन लेते ही हैं, और अगर उनके समपरासारी विलयन लिए जाएं तो हम क्या देखेंगे, उनकी मोलर सांद्रताएं समान होंगी। मोलर सांद्रताएं क्या होंगी, समान होंगी। अगर हम मान लें, चलो इसको लिख लेते हैं, वैद्युत अनपघट्यों के समपरासारी विलयनों की क्या होगा कि मोलर सांद्रताएं क्या होती हैं, समान होती है। मतलब कोई भी वैद्युत अनपघट्य हो, अगर ऐसे किसी वैद्युत अनपघट्य के दो विलयन हैं और वो भी कैसे हैं, समपरासारी विलयन हैं, तो फिर उनकी मोलर सांद्रताएं भी समान होंगी। अगर हम ये मान लें, क्या मान लें कि यदि दो समपरासारी विलयनों की क्या हो कि मोलर सांद्रताएं क्या हो, पहले की हो तुम्हारी Na/Va, मतलब समझ में आया, मोलर सांद्रता मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो ये को क्या हो गई, मोलर सांद्रता लिखी हुई ना, तो पहले विलयन की मोलर सांद्रता ये है और दूसरे विलयन की मोलर सांद्रता, इसको मान लेते हैं Nb/Vb। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यानी कि दोनों की मोलर सांद्रता Na/Vb
वी ए बराबर क्या होगा एन बी अपान वी बी। दोनों की मोलर सांद्रताएं बराबर होंगी कि नहीं होंगी। अब इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एन ए को क्या लिख सकते हो भाई, देखो एन बराबर क्या होता है डब्लू अपॉन एम, ये तो होता है, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे, एन ए है तो यहाँ पे लिख सकते हैं डब्लू ए अपॉन एम ए, ठीक। और नीचे क्या है, नीचे वी ए है बराबर एन बी है तो इसकी हम क्या लिखेंगे डब्लू बी बटे एम बी इंटू वी बी। तो यहाँ पे ये देखो एक सूत्र निकल गया है। तो इस चीज़ को याद रखोगे कि अगर दो विलयन हैं, समपरासारी विलयन हैं, तो उनकी मोलर सांद्रताएं बराबर होंगी। अगर मोलर सांद्रताएं बराबर होंगी तो मोलर सांद्रताओं को बराबर कर दो और फिर एन ए को थोड़ा सा तोड़ के ऐसे लिख लो, और ऐसे लिखने के बाद में एक समीकरण प्राप्त होता है कि नहीं। तो यहाँ पे इस समीकरण का उपयोग हम आगे चलकर करेंगे। डब्ल्यू ए क्या है, पहले विलयन में उपस्थित विलेय का भार है, दूसरे विलयन में उपस्थित विलेय का भार डब्ल्यू बी है। पहले विलयन में उपस्थित जो विलेय है उसका अणुभार एम ए है, दूसरे विलयन में विलेय का अणुभार एम बी है। ऐसे ही पहले विलयन में आयतन वी ए और दूसरे में वी बी है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही एक और परिभाषा आती है, वो क्या आती है, एक आती है समदाबी, एक चीज़ है समदाबी विलयन। यानी कि समदाबी विलयन क्या होते हैं, अब इनकी भी जानकारी हमको चाहिए। तो समदाबी विलयन क्या हो गया, अगर समान ताप पर दो विलयनों के परासरण दाब क्या हो, समान हो, तो उनको क्या बोलेंगे समदाबी। परासरण दाब नहीं, वाष्प दाब। यानी कि ऐसा लिख सकते हैं समान ताप पर जिन विलयनों समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब, याद रखना वाष्प दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ऐसे विलयनों को क्या बोलेंगे, ऐसे विलयनों को बोलेंगे समदाबी विलयन कहलाते हैं। तो कोई दिक्कत, ये परिभाषा याद रहेगी ना। ऐसे ही और एक परिभाषा आती है जिसको हम बोलते हैं अति परासारी विलयन। चलो एक साथ में लिखते हैं, एक होता है अति परासारी विलयन और दूसरा होता है अल्प परासारी विलयन। एक अति परासारी विलयन होता है, एक अल्प परासारी विलयन होता है। तो इन विलयनों की क्या खास बात होगी, तो देखो अति परासारी की बात करें तो क्या करेंगे, समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। मतलब अगर दो विलयन हैं, दो विलयन दिए गए, एक इस पात्र में दिया गया है, एक इस पात्र में विलयन दिया गया है, और अगर दोनों विलयन के परासरण दाब क्या है, अगर दोनों विलयनों के परासरण दाब में यह है कि एक का परासरण दाब ज़्यादा है और दूसरे का कम है, और ताप कैसा है, ताप है स्थिर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जिसका परासरण दाब ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे अति परासारी विलयन, और जिसका परासरण दाब कम होगा उसको बोलेंगे अल्प परासारी विलयन। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं समान ताप पर दो विलयनों, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन चलो दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब क्या होता है, अधिक होता है, तो उसको क्या कहते हैं, होता है अल्प। अधिक होता है ना, तो अति, क्या बोलेंगे, अति परासारी विलयन कहलाता है। और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, दूसरे के लिए कहेंगे कि और जिस विलयन का परासरण
दाब कम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। अल्प परासारी विलयन कहते हैं। तो कोई दिक्कत? ये इतनी बातें याद रखेंगे, ये इसका उपयोग थोड़ा सवालों में होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, समपरासारी विलयन क्या है? अगर दो विलयन दिए गए हैं, अगर दोनों विलयन के परासरण दाब समान हैं, अगर दो विलयन, एक विलयन ये दिया गया है, एक विलयन ये दिया गया है, दो पात्रों में ये विलयन दिए गए हैं, एक विलयन है ए, एक है बी। अगर दोनों विलयनों के परासरण दाब क्या है? समान है, तो इन दोनों विलयनों को क्या कहेंगे? इनको कहेंगे समपरासारी विलयन। ऐसे ही अगर समान ताप पर दो विलयनों के वाष्प दाब समान हो तो उन विलयनों को क्या बोलेंगे? समदाबी विलयन बोलेंगे। और अगर दो विलयन दिए गए हैं, उनमें से एक विलयन का परासरण दाब अधिक है और एक विलयन का परासरण दाब कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जिसका परासरण दाब अधिक होगा उसको बोलेंगे अति परासारी विलयन, और जिसका परासरण दाब कम होगा उसको बोलेंगे अल्प परासारी विलयन। तो कोई दिक्कत? समझ में आया ना? अब चलते हैं सवालों की तरफ और देखते हैं सवालों में कैसा क्या चल रहा है। अब देखो यहाँ पे ये सवाल देखो दिए गए हैं, और ये सवाल किसके हैं? PV इज इक्वल टू NRT। इसी सूत्र से सारे सवाल हल होने हैं। अब ये हमने वन हाफ समीकरण अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना विलयन का, उसी विलयन के इसी समीकरण से हमको सवाल हल करने हैं। तो चलो देखते हैं। पहले ये सवाल दिया गया है, इसका सल्यूशन क्या होगा? इसका सल्यूशन देखते हैं। देखो दिया क्या गया, पहले उसको लिखते हैं। 0.5% ग्लूकोज, जिसका अणुभार कितना दिया गया? 180, विलयन का परासरण दाब 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालिए। घोल स्थिरांक यानी कि R का मान दिया गया है 0.082 लीटर वायुमंडल डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स, ये दिया गया है। तो क्या करते हैं? चलो हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? दिया गया है विलेय का भार दिया गया W का मान। ग्लूकोज का भार कितना दे? 0.5%, 0.5 ग्राम दिया गया है। फिर क्या दिया गया है? अणुभार यम का मान दिया गया। अणुभार कितना दिया गया ग्लूकोज का? 180। फिर क्या दिया गया? विलयन का परासरण दाब निकालिए, कितने में? 18 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो T बराबर 18 और साथ में क्या करेंगे? 273 जोड़ दो तो कितना हो जाए? 8 और 3, 8 3 हो जाएगा, 8 3 11, 7 1 8, 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 291। ठीक। और R का मान देखो ये दिया गया है 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री, यानी कि डिग्री का इनवर्स, और ये मोल इनवर्स, इतना दिया गया है। फिर और देखो क्या चीज़ दी गई है? देखो 5% विलयन है, यानी कि यहाँ पे V का मान भी दिया गया है। 0.5% विलयन का मतलब है कि 100 मिलीलीटर में कितना उपस्थित है? 0.5 ग्राम। तो यहाँ पे 100 ml, 100 मिलीलीटर, ये हो गया इसका। अब देखो क्या करते हैं, अब वन हाफ समीकरण लगा देते हैं। वन हाफ समीकरण से चलो यहाँ पे लिखते हैं क्या होता है? PV इज इक्वल टू NRT, यही तो है। तो हमें निकालना क्या है? हमको निकालना है यहाँ पे P का मान निकालना है, परासरण दाब निकालना है। तो P इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? n की जगह हम लिख सकते हैं W। PV इज इक्वल टू W/M/RT लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फिर P इज इक्वल टू WRT अपॉन ये M इंटू ये आ गया V। अब क्या करते हैं? अब बाहर रख देते हैं। तो मान चलो यहाँ पे रखते हैं, इस जगह पे हल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू W का मान 0.5 इंटू R का मान 0.082 इंटू T का मान कितना आया? T का मान है 291। फिर बटे, फिर क्या दिया गया? यम का मान कितना? ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज कितना होता है? 180 होता है ना। C6H12
O6 ये होता है सूत्र। तो 6 इंटू कार्बन का होता है 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 और सबको जोड़ डालोगे तो कितना आएगा 180। तो ये हो गया तुम्हारा अणुभार यम बराबर, तो कितना लिख दोगे 180 इंटू वी, आयतन कुछ दिया गया है, आयतन कितना दिया गया 100 ml, ml मिलीलीटर में दिया गया और हमको यहाँ पे लीटर में ही लिखना है। तो 1000 का भाग देते तो लीटर में बदल जाएगा, तो उस 1000 का गुणा कर देते हैं ऊपर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों जीरो काट दो और ये 1 2 3 यहाँ पे ले आओ और एक ये दशमलव हटा दो और एक जीरो यहाँ पे और बढ़ा दो, तो ये आ जाएगा 5 गुणा 82 गुणा 291 बटे 180 गुणा 1000। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको हल कर सकते हो, काट सकते हो, तो इसको अब हल करना है। अब इतना काम स्वयं करना और स्वयं करके आंसर कितना निकालना है, आंसर निकालना है P इज इक्वल टू आ जाएगा 0.66 वायुमंडल, वायुमंडल। ठीक, तो ये P का मान इतना निकाल लोगे। ठीक, अब आगे चल देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में क्या कह रहा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के m/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। R का मान दिया गया 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल दिया गया है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो कुछ दिया गया है वो लिख लेंगे। क्या दिया गया है, जो दिया गया है चलो लिख देते हैं, दिया है क्या दिया है, T का मान दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 27 प्लस 273 बराबर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। यूरिया दिया गया, तो यूरिया दिया गया तो यम का मान निकाल सकते हैं। यम बराबर यूरिया का NH2CO NH2, ये तो सूत्र होता है। नाइट्रोजन का हो गया 14 प्लस हाइड्रोजन का हो गया 2 गुणा 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस एक नाइट्रोजन और आ गया तो यहाँ पे कर दो 2। ठीक, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो चलो यहाँ पे हाइड्रोजन हमने 2 लिखे थे, 2 गुणा 1 तो 2 यहाँ पे कर देते हैं 4 गुणा 1 बराबर, इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको हल करोगे तो आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यम बराबर कितना आ गया 60। ठीक, फिर क्या दिया गया, फिर देखो m/10 विलियन, ये मोलरता दी गई, ये क्या दिया गया मोलरता कैपिटल यम बराबर, इसी को हम सांद्रता भी कहते हैं, C से प्रकट करते हैं। C बराबर m बराबर 1/10। कोई दिक्कत? फिर क्या कह रहा है कि परासरण दाब निकालिए, तो P बराबर हमको निकालना है। R का मान हमको दिया गया कितना 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। ठीक, फिर इसके बाद में क्या करते हैं, परासरण दाब निकालना है, तो PV इज इक्वल टू C दिया गया है C, तो P इज इक्वल टू CRT लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? N/V, V इधर क्या, PV इज इक्वल टू NRT, तो P इज इक्वल टू CRT लिख सकते हैं, या चलो PV इज इक्वल टू NRT ऐसे लिख देते हैं, P इज इक्वल टू N/VRT ऐसा लिख सकते हैं ना। ये क्या लिखा है C, P इज इक्वल टू CRT। कोई दिक्कत? अब इसको हल कर लेते हैं, तो P इज इक्वल टू C का मान कितना दिया गया 1/10 इंटू फिर क्या दिया गया R का मान 0.082 इंटू T का मान कितना दिया गया 300 आया है 300। अब इसको हल कर लेते हैं, तो हल करने में कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत होगी? अब हल करके इसको देखना, और जब हल करोगे तो इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 2.46, ये आ जाएगा इतना वायुमंडल। ठीक, आ जाएगा। देखो समय ज़्यादा न लगे इस वजह से कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो तो आगे चल के बता देना, आगे के क्वेश्चंस में सॉल्यूशन इसका हल जो है ये भी कर देंगे अगर तुम्हें दिक्कत हो तो, वरना टाइम ज़्यादा लगता है। फिर आ जाते हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखने में क्या करेंगे, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 गुणा 10⁻³ बार क्या यूनिट है पाया गया है। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए।
तो चलो परिकलन करते हैं। तो प्रोटीन है, प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर विलियन में, तो देखो v दिया गया है, कितना दिया गया है 200 यहाँ से थोड़ा लिखते हैं, v इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर में दिया गया है, इसको हम लीटर में बदलेंगे, तो इसको लीटर में बदलेंगे तो सीधा क्वेश्चन सूत्र में जब रखेंगे तभी बदलेंगे, ठीक। में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, तो W बराबर कितना है 1.26 ग्राम। 300 डिग्री केल्विन, यानी कि T का मान दिया गया 300 डिग्री केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब भी दिया गया है, P का मान कितना है 2.57 गुणा 10⁻³ बार, ये दिया गया है। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है, यानी कि m बराबर ये निकालना है। तो हमें पता है कि PV इज इक्वल टू NRT होता है, हम PV इज इक्वल टू W/m लिख सकते हैं, इंटू RT हो गया। निकालना क्या है हमको m का मान, तो m कहाँ है ये है, तो m को इधर ले आओ, तो m बराबर कितना हो गया WRT/PV। कोई दिक्कत। अब चलो यहाँ पे इस पर मान रखते हैं, m बराबर, तो यहाँ पे देखो W का मान कितना है 1.26 गुणा R का मान कितना है, ये देखो R का मान अपनी तरफ से रख दो 0.082 रख दो, इंटू T का मान देखो 300 दिया गया है, 300 बटे फिर क्या दिया गया P का मान कितना दिया गया 2.57 गुणा 10⁻³ और V का मान कितना दिया गया है 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो क्या करेंगे 1000 का भाग देना पड़ेगा, तो ऊपर क्या करेंगे, ऊपर 1000 का गुणा कर दें। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि देखो ये 1000 काट दो और ये 1 2 3 अंकों तक ये दशमलव ले आओ, ओके, दशमलव खत्म। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद देखो 1 2 अंक तक दशमलव लाओ और इस दोनों जीरो को हटा दो। फिर क्या करते हैं, फिर देखो 1 2 अंकों तक ये लो और ये दोनों जीरो हटा दो और इसको क्या करेंगे, इसको पहुंचा देंगे ऊपर, तो ये आ जाएगा 126 गुणा 82 गुणा, अब कुछ बचा, ये ऊपर जाएगा, माइनस का है तो 10⁻³ हो जाएगा, बटे ये कितना आ जाएगा 257 और इंटू ये कितना आ जाएगा 2। तो कोई दिक्कत इसको। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने पे इसका कुछ आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो हम लिखेंगे यहाँ पे m का मान। इसको जब सॉल्व करोगे इसको पूरे को, तो आएगा आंसर तुम्हारा 6103.8 और ग्राम क्या हो जाएगा मोल इनवर्स, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक। तो इतना कर लोगे ना, तो इतना काम करना है, अगर नहीं कर पाओगे तो फिर मैसेज करना, उसका भी सलूशन बताया जाएगा, ओके। अब चलो ये चौथा सवाल भी लगा लेते हैं। क्या कह रहा है, किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V विलयन 7 वायुमंडल दाब उत्पन्न करता है। R का मान दिया गया है 0.0821 लीटर वायुमंडल डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स। तो देखो हमें क्या निकालना है, विलयन 7 वायुमंडल दाब उत्पन्न करता है किस ताप पर, यानी कि जब इसका सॉल्यूशन में क्या होगा, T का मान हमको निकालना है किस ताप पर। ग्लूकोज का 5% विलयन है, तो ग्लूकोज कितना होगा उसमें 5 ग्राम। विलयन का आयतन कितना होने वाला है, विलयन का आयतन होगा 100 मिलीलीटर। कोई दिक्कत। विलयन 7 वायुमंडलीय दाब पर P का मान कितना दिया गया 7 वायुमंडल। R का मान दिया गया है कितना 0.0821। ग्लूकोज का विलयन है तो m बराबर पता है कितना होगा 180। अभी हमने ऊपर ग्लूकोज का ये देखो निकाला था, ठीक, तो 180 हो जाएगा। तो T का मान निकालना है, PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू N को W/m RT, T का मान निकालना है तो T इज इक्वल टू ये हो जाएगा P इंटू V इंटू M बटे ये W और ये R। अब क्या करेंगे, T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P का मान दिया गया है 7, V का मान दिया गया है 100। अब देखो 100 दिया गया है ना, तो मिलीलीटर में दिया गया है, तो इसमें 1000 का भाग जाएगा, तो नीचे लिख दो
1000 इंटू, तो चलो ऊपर 100 हो गया, फिर यम का मान 180, नीचे आ जाओ डब्लू का मान 180 गुणा आर का मान 0.08, चलो कुछ भी लिख दो, 0.8 दिया गया है, 2 1 1, ठीक है इतना रखते हैं। हल करेंगे तो क्या होगा, हल करेंगे तो 1 2 3 अंक हटाओ और ये 0 ख़त्म कर दो, ठीक। फिर क्या होने वाला है, फिर यहाँ पे ये फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, P का मान 7, V का मान 100 और M का मान 180। फिर W का मान कितना दिया गया, W का मान दिया गया 5, ये रॉन्ग हो गया था, इसीलिए चलो यहाँ पर रख देते हैं 5 और इंटू R का मान दिया गया है। आराम से हल कर सकते हो ना, यानी कि सा से ये इसको काट दो, थोड़ा सा काट लेते हैं, चलो काट दें, इससे काट दो इसको, इसको काट दो, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15 बचा 3, 5 छक्का 30। अभी और चाहो तो काट सकते हो, अपना खुद काटना आप। T = 7 इंटू ये आ गया 100, ये आ गया 36 यानी कि 36, और नीचे आने वाला है कितना, नीचे आ गया 82, ठीक। इसको जब हल करोगे तो T का मान कुछ निकल के आने वाला है, और क्या निकल के आएगा, वो आएगा 307.3 डिग्री केल्विन। तो यहाँ पे कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन और ये डिफिनीशन तुमको सभी बच्चों को याद करनी है, ठीक है। और बाकी अभी न्यूमेरिकल ही चलेंगे, अगले दिन अभी और न्यूमेरिकल चलेंगे, और फिर इसके बाद में ये चैप्टर कहीं तक फिनिश होगा, फिर हेनरी का नियम देखेंगे, खैर जो भी देखेंगे अगले दिन देखेंगे। अब क्या करना है कि एक काम करना सभी लोग कि अपने व्हाट्सएप नंबर हमारे पास सेंड करो ताकि लिंक हम भेज सकें। दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या होगा, जो भी वीडियो भेजे जाएंगे वो आप तक पहुंचेंगे। ओके, तो चलो आगे का काम घर में करना, तब तक के लिए धन्यवाद।